Hello everyone, my name is Srishti Singh and I have scored rank 78th in UPSC CSE 2020 and I'm here to share my story and my preparation strategy with all of you. First of all, I want to tell everyone that this was my first attempt and it took me around 2 years to prepare for this exam. 2 साल प्रिपेयर करने में और कोरोना की वजह से जो भी टाइम बढ़ा उसकी वजह से मैंने शुरू किया था जुलाई 2019 में और उसके बाद 2 साल के बाद अब रिज़ल्ट आया है. माई ऑप्शनल वॉज एंथ्रोपोलॉजी and the reason why I selected anthropology was because it is a very unique subject. I was very intrigued by the subject matter. 11th 12th में जब मैं स्कूल में थी तो I had a biology background and a keen interest in genetics which also played a part in my selection. Also मैं BTech करके आई थी प्रिपेयर करने, तो मैंने देखा in the past years there has been a trend कि engineers are also taking up this subject and coming out with flying colors. So I thought it is possible for me as well कि मैं अगर इस subject को लेके पढ़ती हूँ तो I can qualify and I can attempt it. This subject also has this added advantage कि इसका syllabus छोटा है. Unlike the technical optionals, इस subject को multiple times revise करना बहुत आसान है. अगर आपने इसकी एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे नोट मेकिंग अच्छे से कर ली और सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लिया, तो मैं मेंस के पहले उस पूरे सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज कर पाई थी. तो इस सब एडवांटेजेस की वजह से आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी वाज वेरी सूटेड फॉर मी. इन एनी ऑप्शनल पेपर द पॉइंट इज़ टू फर्स्ट कवर द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस किसी भी ऑप्शनल का जीएस के पेपर से ज़्यादा ब्रॉड और कॉम्प्रहेंसिव होता है, और उसके बाद उस सिलेबस में वैल्यू एडिशन करते रहना टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ योर पेपर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ तो एंथ्रोपोलॉजी के केस में स्टैटिक पार्ट है कि 4 पार्ट में एंथ्रोपोलॉजी डिवाइडेड है. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी तो बहुत छोटा पार्ट है, बट आप सेकेंड पेपर को जो पूरा इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है उसको एक एंथ्रोपोलॉजी का एक सब पार्ट मान सकते हैं. अब इन चारों पार्ट्स को आपको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है. स्टडी मटेरियल के तौर पे मैंने ब्रेन ट्री का स्टडी मटेरियल से स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड मैंने एक टाइमलाइन सेट की थी. I started in October 2019. My target was to finish my optional for one iteration by December 2019, and I finished it by 30th December 2019. This made me aware of the complete syllabus of anthropology. मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक राउंड पढ़ के मुझे पूरा ऑप्शनल समझ आ गया था, सारे चैप्टर्स मुझे आ गए थे, लेकिन there is a need of a general awareness of a new subject अगर आप मेरी तरह एक नया सब्जेक्ट लेके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद once you have an awareness, मेरी जो प्री एग्जिस्टिंग टाइमलाइन थी उसके हिसाब से मुझे मई 2020 में अपना प्रीलिम्स देना था. सो आई प्लान कि मैं मार्च तक हर हालत में अपने ऑप्शनल की एक रेपोजिटरी बना लूँ जिसमें मेरे पास सारे ब्रॉडर टॉपिक्स के बारे में एक राइटअप हो कि मैं अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या लिखूँगी. मैं उसमें पूरी तरह सक्सेसफुल तो नहीं हुई थी, पर मैंने फरवरी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स पे अराउंड 60-70% ऑफ माई सिलेबस आई कवर्ड इट, एंड आई मेड अ रेपोजिटरी कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे ये लिखना है. फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में तो मुझे किस फॉसिल में, लूसी फॉसिल है तो मैं क्या लिखूँगी. इफ़ there's a short note on somebody like Leakey या रॉबर्ट ब्रूसफुट तो मैं उसमें क्या आंसर लिखूँगी. ये मैंने एक शॉर्ट हैंड नोट मेकिंग कर रखी थी इसकी फॉर 60-70% ऑफ माई सिलेबस. इसके बाद जब मुझे वो 4 महीने एडिशनल मिल गए तो उसमें मैंने 1 महीना एंथ्रोपोलॉजी पे इन्वेस्ट किया था, एंड आई यूज्ड बुक्स लाइक विवेक भाशमी सर की जो बुक है और अक्षय जैन सर की जो बुक है टू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग कितना बेटर किया जा सकता है, उसको कैसे इंट्रिकेटली इम्प्रूव किया जा सकता है. सी ऑप्शनल के केस में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप फैक्ट से, केस स्टडी से, डायग्राम से और जिस भी बेटर तरीके से सब्सटेंशिएट कर सकें.
तो हर एक क्वेश्चन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई केस स्टडी हो, या फिर आपके पास कोई डायग्राम हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जो मतलब बाकी लोग ना लिख के आ रहे हो उस आंसर में। इसको करने के लिए आप क्वेश्चन के सिलेक्शन पे भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कीजिए। इन द व्हेन द पेपर कम्स ऑन द फाइनल डे, आप शुरू के 5 मिनट बैठ के ये सोचिए कि आपको कौन से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपके पास बेस्ट कंटेंट हो, ना कि जो क्वेश्चन सबसे टेम्पटिंग दिख रहे हो। जो क्वेश्चंस में आपका बेस्ट कंटेंट है, उन 5 क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन में ये डायग्राम, ये केस स्टडी कोट करेंगे। अगेन कमिंग बैक टू माई स्ट्रैटेजी, एंथ्रोपोलॉजी का एक आइट्रेशन कवर करने के बाद जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, तो 3 महीने में मैंने उसके काफ़ी पेपर्स लिखे, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल। एंड आईड अगेन सजेस्ट कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। जितनी जल्दी करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल है। इट वुड बी बेटर कि आप एटलीस्ट 7-8 पेपर्स ऑप्शनल के दे के जाएँ, सो दैट फाइनल डे इट इज़ नॉट मच ऑफ अ सरप्राइज। इवन इफ अगर पेपर बहुत टफ आ रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विथ योर आंसर राइटिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आप लिख सकते हैं, तो अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं भी आते हैं, तो आप एक चांस लेके एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कि हाँ मैं ये लिख के आ रहा हूँ, एंड आई वुड डेफिनेटली गेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्कोर इन दिस पेपर। कमिंग टू द सोसाइटी पार्ट ऑफ ऑप्शनल, जो पेपर 2 में आता है, आई थिंक नदीम हसनैन की बुक्स एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, ऑल द 3 पार्ट्स, एंड उसमें अभी भी बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा केस स्टडीज़ मैंने ट्राइबल मिनिस्ट्री से कलेक्ट की थी, मैं भी भारत के वीडियोस से कलेक्ट की थी। जो बुक्स विवेक भाशमी, अक्षत जैन की मैंने बताई, उनमें भी बहुत सारी केस स्टडीज़ दी हुई हैं। पर देन पॉइंट ये है कि ये केस स्टडीज़ कभी ना कभी किसी ने पढ़ रखी हैं, तो कोई और भी लिख सकता है। तो आपको हमेशा विजिलेंट रहना है। पेपर में कोई भी नई ट्राइब का मेंशन आ रहा है, नई केस स्टडी आ रही है, नई स्टोरी आ रही है जो आपको लगता है कि ये कोट वर्दी है, तो आप इसको कहीं पे लिख लीजिए और उसको भी पेपर में सिस्टमेटिक तरीके से सोच लीजिए कि अच्छा अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो मैं ये केस स्टडी कोट करूँगा। पेपर के 10 दिन पहले आई थिंक पढ़ाई करने से ज़्यादा अपनी पूरी प्रेपरेशन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, बोथ इन द केस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स के केस में भी लास्ट मोमेंट पे आई हैव सीन माय फेलो एस्पिरेंट्स स्ट्रगलिंग कि अब क्या पढ़ें, अब क्या रिवाइज करें, क्या ये पढ़ना चाहिए, क्या वो पढ़ना चाहिए। सो आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से अपने नोट्स डिफाइन कर लें कि हाँ मैंने इतने नोट्स बना लिए हैं और मुझे यही पढ़ने हैं, और उन्हीं को 5-6 बार पढ़ के जाएं, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल कि आप 10 किताबें पढ़ के जा रहे हैं और उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा रहे हैं। सेम केस विथ मेंस में भी आप अगर अपना नोट्स और अपनी स्टडी मटेरियल को कंस्ट्रक्ट कर लें, पहले आप भले ही बहुत कुछ पढ़ लें, पर पेपर के जस्ट पहले अपने स्टडी मटेरियल को कंस्ट्रक्ट कर लें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्गर टर्म। इसके अलावा पेपर में जो पर्सनल पार्ट है विच कम्स एज मोटिवेशन, द स्ट्रेस, द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रेपरेशन इज इमेंस, एंड आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज कि इस पेपर में आपको अपना मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इट वुड बी इम्पॉसिबल अगर आप समय समय पे ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंचते रहें, तो आप अपनी प्रिपरेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो इट्स नेसेसरी कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको समय समय पे मोटिवेट करें, चीयर करें, वो ये बताएं कि नहीं आप ये कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे और मेरी मदर ने पूरे टाइम मेरे साथ रह के मुझे हेल्प की। मेरे फादर भी मुझे समय समय पे मोटिवेट करते थे। आई वुड रेकमेंड कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को, पॉजिटिव एनर्जी को रखें, सो दैट आपको ये स्ट्रेस ना हो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं ये कर दूंगा, अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं बिना करे नहीं रुकूंगा, भले ही कितना भी टाइम लगे। देन अगेन जो भी मेंटल टोल आता है उसके लिए इट्स नेसेसरी टू प्रैक्टिस सम अमाउंट ऑफ, इफ़ आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। मैं पर्सनली आई यूज़ टू राइट पोइट्रीज और आई यूज़ टू ड्रॉ, डूडल, गो फॉर साइकिलिंग, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये बहुत ट्रिवियल हैं, पर अगर आप ये करते हैं तो इट जस्ट क्रिएट्स अ मेंटल बैलेंस फॉर यू।
और ये आपकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप बहुत टाइम तक सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी पे भी फिजिकल टोल आता है, एंड इट वुड नॉट बी feasible for you in the longer term. और मोटिवेशन के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ये याद रखें कि अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की है तो आपको प्रेपरेशन को सक्सेसफुल नोट पे ख़त्म करना है. आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैंने इतना कुछ अगर इस पेपर के लिए छोड़ा है तो मैं पेपर को बीच में नहीं छोड़ सकती. इसलिए हमेशा ये याद रखें कि आप ये कर सकते हैं और आपको करे बिना नहीं रुकना है. Have good company, have a lot of patience and perseverance. और इसके साथ साथ पेपर के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी है. कभी भी ये नहीं सोचना है कि अच्छा आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, कल पढ़ लूँगा, कल 12 घंटे पढ़ लूँगा. इफ़ आपने इस पेपर के लिए कमिट किया है तो आप अपना भले ही 4 घंटे का बेस लाइन बनाइए, पर आपको 4 घंटे रोज़ पढ़ना है. रोज़ भले ही 10 घंटे मत पढ़िए, पर अगर आपने अपनी 4 घंटे की 3 घंटे की बेस लाइन बनाई है तो 3 घंटे रोज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है. आपको न्यूज़पेपर्स रोज़ कवर करने ही करने हैं. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट जो आपको करना है. और अगर आप इतना कमिटमेंट, बस इतना कमिटमेंट अपनी लाइफ में इस पेपर के लिए कर सकते हैं तो आई थिंक कोई भी बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है. I personally, I was an underdog. I was a very average student in my academics, but eventually, बस थोड़ा थोड़ा commitment और थोड़े से patience के साथ I was able to beat it. And I think anybody of you can. So all the best and thank you very much for giving me this opportunity ताकि मैं अपनी strategy share कर सकूँ आप सबके साथ.